Hello everyone, my name is Udisha and welcome back to my channel Unreal Study. Today we are going to cover Unit 2, The Classroom as a Discourse Space from Block 2 of the book DEGS 185 English Language Teaching. If you have not watched Unit 1 of this blog, the link is in the description below. And if you have missed out the Block 1 of this book, you can click on the I button at the top right corner of the screen to watch it. So do check it out. If you find this video helpful, please give it a like, share and subscribe to my channel. So without any further delay, let's get started. तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन। क्लासरूम लर्निंग सिर्फ लेक्चर से नहीं होती, बल्कि इंटरैक्शन से होती है। जब टीचर और स्टूडेंट्स आपस में मीनिंगफुली बात करते हैं, तब रियल लर्निंग होती है, जो लैंग्वेज क्लासरूम में यूज होती है। और वही डिसाइड करती है कि स्टूडेंट्स कितना कनेक्ट कर पाते हैं लेसन से। इसीलिए टीचर को ये समझना ज़रूरी है कि लैंग्वेज, इंटरेक्शन और लर्निंग एक दूसरे से क्लोजली लिंक्ड है। इस यूनिट का मेन गोल है क्लासरूम टॉक को ज़्यादा इंगेजिंग, डायनामिक और लर्नर सेंटर्ड बनाया जाए। और ये तभी पॉसिबल है जब टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों क्लासरूम इंटरेक्शनल कॉम्पिटेंस यानी कि CIC डेवलप करें। ये एक स्किल है जो क्लासरूम के इंटरेक्शन को इफेक्टिव बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लासरूम इंटरेक्शन। हर क्लासरूम में स्टूडेंट्स और टीचर दोनों अपने एक्सपीरियंसेस, फीलिंग्स और एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं। इसलिए क्लासरूम इंटरेक्शन वन वे नहीं होता, ये एक को क्रिएशन होती है जिसमें दोनों तरफ का कंट्रीब्यूशन होता है। इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हेल्प करता है आइडिया शेयर करने में और डाउट्स क्लियर करने में, स्टूडेंट को बोलने और प्रैक्टिस कराने का मौका देने में, एक कोऑपरेटिव और फ्रेंडली लर्निंग एनवायरनमेंट बनाने में। पर सिर्फ टीचर इंटरेक्शन को मैनेज नहीं करता, स्टूडेंट का रोल भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। इंटरेक्शन एक सोशल प्रोसेस है जिसमें सबका एफर्ट चाहिए। और राइट एंड बेलिक, जो कि बहुत ही रिनाउंड ऑथर्स हैं, इनके अकॉर्डिंग सक्सेसफुल क्लासरूम इंटरेक्शन 5 चीज़ों को मैनेज करता है। सबसे पहले है कौन बोल रहा है, टर्न टेकिंग, क्या टॉपिक है, डिस्कशन टॉपिक, कैसा मूड या एटमॉस्फेयर है यानी कि आपकी टोन, हर पर्सन क्या रोल प्ले कर रहा है यानी कि टास्क, कौन सी लैंग्वेज या डायलेक्ट यूज हो रही है मतलब डायलेक्ट या फिर एक्सेंट। ये 5 पॉइंट्स सिर्फ इंटरेक्शन को शेप नहीं करते, बल्कि लर्निंग का गोल भी बन जाते हैं। वैन लियर ने क्लासरूम इंटरेक्शन के 4 टाइप्स डिफाइन किए हैं, मतलब किस तरीके से क्लासरूम में इंटरेक्शन हो सकती है। सबसे पहले है लेस टॉपिक लेस एक्टिविटी ओरिएंटेड, मतलब जैसे कैजुअल बातें होती हैं क्लासरूम में, या फिर जैसे हम रियल लाइफ में बातें करते हैं वैसी बातें। और ये जो है सबसे कम स्ट्रक्चर्ड होता है ये तरीका। दूसरा है मोर टॉपिक लेस एक्टिविटी ओरिएंटेड, मतलब टीचर्स यहाँ पे लेक्चर देते हैं, स्टूडेंट सिर्फ सुनते हैं, ये वन वे इंटरेक्शन होता है। उसके बाद थर्ड है मोर टॉपिक मोर एक्टिविटी ओरिएंटेड, स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज या फिर हम कह सकते हैं इंटरव्यू या गेम्स, जहाँ टॉपिक भी स्ट्रांग होता है, एक्टिविटी भी वो कराया जाता है। फोर्थ है लेस टॉपिक मोर एक्टिविटी ओरिएंटेड, ड्रिल्स, रोल प्ले या फिर पेयर वर्क, जहाँ ज़्यादा डूइंग होता है और डिस्कशन कम होती है। तो ये क्लासिफिकेशन बताता है कि क्लासरूम इंटरेक्शन अलग अलग पर्पस और एक्टिविटी के बेसिस पर वेरी कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लासरूम डिस्कोर्स। क्लासरूम डिस्कोर्स का मतलब होता है वो रियल कम्युनिकेशन जो क्लास में होती है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच। मोस्ट ऑफ द क्लासरूम्स में जर्नली ये पैटर्न फॉलो होता है। टीचर डिसाइड करता है कि क्या टॉपिक होगा, टीचर ही बताता है कि कौन बोलेगा, और स्टूडेंट्स मोस्टली टीचर के डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं IRS पैटर्न क्या होता है। ये एक कॉमन क्लासरूम कम्युनिकेशन का स्ट्रक्चर है जिसमें I है इनिशिएशन यानी कि टीचर क्वेश्चन पूछता है, R है रिस्पॉन्स, स्टूडेंट जो है वो आंसर करता है, और F है फीडबैक, मतलब टीचर उस आंसर के ऊपर अपना फीडबैक या फिर कमेंट देता है। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे टीचर ने क्लास में क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, और स्टूडेंट ने आंसर करा दिल्ली, तो फिर टीचर ने कमेंट करा इस आंसर पे यस करेक्ट। ये पैटर्न सिंपल और ऑर्गेनाइज तो है, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी है। जैसे कि टीचर्स जो है वो ज़्यादा बोलते हैं इसमें, स्टूडेंट जो है सिर्फ तभी बोलते हैं जब उनसे कुछ पूछा जाता है। रियल कॉन्वर्सेशन या लैंग्वेज क्रिएटिविटी का स्कोप जो है इसमें बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो IRS पैटर्न इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि यहाँ लोगों को क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट से फेमिलियर कराया जाता है, टीचर को इसमें बहुत कंट्रोल मिलता है, टाइम मैनेज करना क्लास में इजी हो जाता है, और स्टूडेंट को एक गाइडेड फीलिंग मिलती है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये पैटर्न थोड़ा सा रोबोटिक बन जाता है।
स्टूडेंट को सोचने, अपनी बात रखने या नेचुरली एक्सप्रेस करने का जो चांस है इसमें बहुत ही कम मिलता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम IRF पैटर्न को ब्रेक करके ज़्यादा ओपन, एंगेजिंग और लर्नर लेड इंटरैक्शन प्रमोट करें। नेक्स्ट पॉइंट है फीचर्स ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स। सबसे पहले है इलिसिटेशन टेक्निक्स। अब इसमें क्या होता है कि क्लासरूम में टीचर को डायरेक्ट आंसर देने की बजाय स्टूडेंट से खुद सोचकर जवाब निकलवाने की ट्राई करनी चाहिए। अगर हम इसे एग्जाम्पल से समझे तो मान लीजिए टीचर ने बोला, लेट्स लुक एट दीज एग्जाम्पल्स, कैन यू गेस हाउ वी फॉर्म द फर्स्ट कंडीशनल। तो यहाँ पे टीचर क्या कह रही है स्टूडेंट्स को कि इन एग्जाम्पल्स को देखिए और खुद जवाब दीजिए, राइट। तो इधर क्या हुआ, टीचर ने डायरेक्ट आंसर नहीं दिया बल्कि स्टूडेंट को थिंक करने पे मजबूर किया। इस तरह की जो क्वेश्चंस हैं वो स्टूडेंट के अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ाते हैं और उनकी जो प्रीवियस नॉलेज है वो नए कॉन्सेप्ट के साथ लिंक हो जाती है। अब हम कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले है डिस्प्ले क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स टीचर ऑलरेडी जानता है। एग्जाम्पल, व्हेन डिड इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ। ऑब्वियसली बात है, कोई टीचर है तो बेसिक चीज ये तो सबको पता ही होगी। मोस्टली यूज किया जाता है अंडरस्टैंडिंग या फिर एक्यूरेसी चेक करने के लिए। सेकंड है रेफरेंशियल क्वेश्चंस। इसमें टीचर रियल और थॉटफुल आंसर्स को एक्सेप्ट करता है। एग्जाम्पल से देखिए तो टीचर ने क्वेश्चन करा, व्हाई डू यू एंजॉय रीडिंग स्टोरीज। अब स्टूडेंट क्या है इसमें सोच कर रियल और थॉटफुल आंसर करेगा। ये डिस्कशन और क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है। उसके बाद है क्लोज क्वेश्चन। अब इनमें क्या होता है, इनमें सिर्फ एक करेक्ट आंसर होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में अगर किसी टीचर ने पूछा इज दिल्ली इन इंडिया, तो बच्चा हाँ या ना में जवाब देगा इसमें कि हाँ है या फिर नहीं है। तो ये हुआ आपका क्लोज्ड क्वेश्चन। उसके बाद है फोर्थ, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। इसमें मल्टीपल पॉसिबल आंसर्स या फिर ओपिनियन हो सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, विच सिटी डू यू थिंक इज बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स एंड व्हाई। अब बच्चे क्या है इस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स देंगे, उनके अपने अपने जो पर्सपेक्टिव है वो इसमें पता चलेंगे। उसके बाद है सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चंस। ये होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस। जैसे कि एग्जाम्पल देखें, व्हाट इज द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। अब ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है वो भी बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लूम टेक्सोनॉमी 6 लेवल। अब क्या है ब्लूम टेक्सोनॉमी, ये एक तरीके का फ्रेमवर्क है जो बेंजामिन ब्लूम ने डेवलप किया था। ये हेल्प करता है एजुकेटर्स को लेसन डिजाइन करने में और लर्निंग को इफेक्टिवली असिस्ट करने में। अब मान लीजिए कोई टीचर है, वो क्लास में कोई लेसन पढ़ाने वाला है, तो उससे पहले वो अपना होमवर्क करके तो जाएगा ना। लेसन को डिजाइन करेगा किस तरीके से पढ़ाना है, क्या क्या क्वेश्चन बच्चों से पूछने हैं, और फिर जब लेसन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद बच्चों को समझ में क्या आया वो इस चीज को भी असिस्ट करेगा। तो यहाँ पे वही है। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी जो थिंकिंग स्किल्स के बेसिस पे क्वेश्चन डिफाइन करता है। क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि सबसे पहले नॉलेज के बेस पे क्वेश्चन हो गए। जैसे कि आपने क्वेश्चन करा क्लास में, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वाटर, और बच्चों को वाटर का फॉर्मूला पता चलेगा तो इससे उनकी नॉलेज बढ़ेगी। दूसरा है कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस पे। जैसे कि आपने बोला क्लास में, एक्सप्लेन दिस इन योर ओन वर्ड्स। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि बच्चों को कोई कॉन्सेप्ट पता है, ऑलरेडी उसकी नॉलेज है, तो बच्चे क्या करेंगे उस कॉन्सेप्ट को अपने खुद के वर्ड्स में एक्सप्लेन कर लेंगे। तो यहाँ पे फोकस होता है कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग पे। उसके बाद है एप्लीकेशन। जैसे कि आपने बोला, यूज द फॉर्मूला इन अ न्यू सिचुएशन। अब यहाँ पे बच्चे फॉर्मूला को किसी नए सिचुएशन में खुद अप्लाई करेंगे, तो ये हुआ एप्लीकेशन। उसके बाद है एनालिसिस। मतलब मान लीजिए बच्चों को किसी कॉन्सेप्ट की नॉलेज है, तो वो बताएंगे, एनालाइज करेंगे कि क्या क्या उसके एडवांटेजेस है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। उसके बाद है सिंथेसिस। अब इसमें क्या होता है, सिंथेसिस में हम कोई न्यू चीज क्रिएट करते हैं। जैसे कि क्रिएट अ शॉर्ट स्टोरी यूजिंग दिस थीम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ न्यू क्रिएशन हो रही है। उसके बाद है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन मतलब स्टूडेंट की नॉलेज चेक की जाती है, उसे इवेल्युएट किया जाता है। विच सोल्यूशन इज बेटर एंड वाई। अब लेसन खत्म हो चुका है तो टीचर ये क्वेश्चन कर सकता है बच्चों की नॉलेज चेक करने के लिए कि उन्हें कितना समझ में आया है। अब अगर हम क्लासरूम में अच्छे और वैरायटी वाले क्वेश्चन यूज करें तो स्टूडेंट का जो थिंकिंग लेवल है वो इम्प्रूव होता है और उनका जो इंगेजमेंट है वो भी क्लास में बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है यूजिंग क्वेश्चंस अप्रोप्रिएटली इन द क्लासरूम। क्लासरूम में हम कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है स्टूडेंट के रिस्पॉन्स पर। अगर क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल या फिर रिपीटेटिव होंगे तो स्टूडेंट्स जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग करना बंद कर देंगे। की पॉइंट्स यहाँ पे ये हैं, जैसे कि क्वेश्चन स्टूडेंट्स को
टर्न लेने में हेल्प करते हैं, अंडरस्टैंडिंग चेक करने में हेल्प करते हैं और उनको एक्टिवली इन्वॉल्व करने में भी हेल्प करते हैं। हर लेसन के डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन यूजफुल होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपका क्वेश्चन टाइप आपके टीचिंग गोल से मैच होना चाहिए। अगर इसे एग्जाम्पल से समझे तो अगर आपका गोल ग्रामर प्रैक्टिस करवाना है तो डिस्प्ले या फिर फैक्चुअल क्वेश्चंस जो है वो पूछे, क्योंकि अभी हमने पीछे भी पढ़ा था कि फैक्चुअल क्वेश्चंस में क्या होता है, बेसिकली आप इंफॉर्मेटिव चीज़ों के बारे में बात करते हैं, वहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर हो रही होती है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल भी पढ़ा था, व्हाट इज द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। तो इंग्लिश के बेसिस पे ये हो सकता है कि हम वहाँ पे एग्जैक्ट जो रूल्स हैं टेंसेस के, इन सब चीज़ों के बारे में बात करें। देन उसके बाद डिस्प्ले क्वेश्चन भी हो सकते हैं वहाँ पे, जिसमें टीचर्स को ऑलरेडी आंसर पता हो, राइट। तो ये होता है एक्यूरेसी चेक करने के लिए, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए, उन्हें ग्रामर की कितनी नॉलेज है। और अगर आप थिंकिंग और स्पीकिंग इंप्रूव करना चाहते हैं तो ओपन एंडेड या फिर रेफरेंशियल क्वेश्चंस यूज कीजिए। ओपन एंडेड में आपने देखा था ना कि मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, बच्चों के पर्सपेक्टिव पता चलते हैं, उनके ओपिनियंस। और रेफरेंशियल में भी आपने देखा था बच्चों के थॉटफुल आंसर आते हैं, वो खुद डीप थिंकिंग करते हैं उसमें और डिस्कस करते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में। तो ये बच्चों की थिंकिंग और स्पीकिंग को इम्प्रूव करता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। इस टेबल में दिखाया गया है कि अलग अलग टीचिंग गोल्स के लिए कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस यूज करने चाहिए। जैसे कि डिस्प्ले क्वेश्चन है, क्लोज क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तब यूज होते हैं जब लर्नर को करेक्ट फॉर्म सिखानी हो, उनकी मिस्टेक्स पे फीडबैक देना हो, सही आंसर कंफर्म करने हो, किसी मटेरियल के अराउंड ग्रामर या फिर वोकैबुलरी प्रैक्टिस देनी हो, लर्नर से रिस्पॉन्स लेना हो रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक टॉपिक, रीडिंग लिसनिंग जैसे सब स्किल्स में प्रैक्टिस करानी हो, जब ज़रूरत हो क्लैरिफिकेशन देने की तब भी यूज़ हो सकते हैं ये, या फिर जब लर्नर के आंसर को इवेल्युएट करना हो। उसके बाद है रेफरेंशियल क्वेश्चन और ओपन एंडेड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तब यूज़ करते हैं जब हम चाहते हैं कि लर्नर क्लियरली एक्सप्रेस कर पाए अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को, क्लास में डिस्कशन का कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो और स्टूडेंट्स की ओरल या फिर रिटन फ्लुएंसी इंप्रूव हो। ये टेबल बेसिकली हेल्प करता है हमें सही क्वेश्चन टाइप चूज करने में, जो डायरेक्टली मैच करता है हमारे लेसन के गोल्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है वाई क्वेश्चंस। क्लासरूम डिस्कशन में वाई क्वेश्चंस बहुत ही पावरफुल होते हैं। ये क्वेश्चन स्टूडेंट को क्रिटिकल थिंकिंग पे मजबूर करते हैं और उनके आंसर्स भी बहुत ज़्यादा डिटेल्ड और मीनिंगफुल होते हैं। लेकिन सैडली ज़्यादातर क्लासरूम में वाई क्वेश्चन का यूज़ बहुत ही कम होता है। जब ये क्वेश्चंस नहीं होते तो स्टूडेंट के जो आंसर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा सरफेस लेवल के होते हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए। अगर हम इसे एग्जाम्पल से देखें तो टीचर ने क्वेश्चन करा, मान लीजिए डू यू लाइक कार्टून। तो ये एक तरीके का क्लोज्ड क्वेश्चन है। हमने क्या पढ़ा था, क्लोज्ड क्वेश्चन का मतलब होता है जब आंसर एक ही हो, यानी कि हाँ होगा या ना होगा, ठीक है। लेकिन इसका बेटर वर्जन क्या हो सकता है, वाई डू यू लाइक कार्टून्स। अब इसमें वाई लग गया, ठीक है, यहाँ वाई क्वेश्चन का यूज हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, ये बन गया अब एक ओपन क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था कि मल्टीपल रिस्पॉन्स आएंगे, बच्चों के ओपिनियंस पता लगेंगे। तो इसमें क्या हुआ, इसमें ओपिनियन और रीजन दोनों आता है, इसीलिए वाई क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हमें अपने क्लासरूम में ज्यादा से ज्यादा वाई क्वेश्चन यूज करने चाहिए, ताकि स्टूडेंट जो है वो डीपली थिंकिंग कर सके और एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर सके। नेक्स्ट है वेट टाइम एंड टीचर एको। वेट टाइम में क्या होता है, जब टीचर कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसे स्टूडेंट को कम से कम 3 से 5 सेकेंड्स का टाइम देना चाहिए सोचने के लिए। ये जो पॉज है 3 से 5 सेकेंड्स का, ये स्टूडेंट को बेटर और अच्छा और लंबा रिस्पॉन्स सोचने में हेल्प करता है। ज्यादा टाइम का मतलब है कि ज्यादा थॉटफुल आंसर हमें मिलेगा। उसके बाद है टीचर एको। टीचर एको का मतलब होता है स्टूडेंट के आंसर्स को रिपीट करना, और ये बहुत हेल्पफुल होता है क्लैरिटी के लिए। लेकिन अगर हम बार बार हर रिस्पॉन्स को रिपीट करते हैं तो जो स्टूडेंट का स्पीकिंग टाइम है क्लासरूम में वो कम हो जाता है। इसलिए एको का जो यूज है वो बहुत ही ज्यादा सोच समझकर और लिमिटेड तरीके से करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है रिपेयर। रिपेयर का मतलब होता है स्टूडेंट्स की, यानी कि लर्नर्स की मिस्टेक्स को करेक्ट करना। ये दो तरीके से हो सकता है। सबसे पहले है डायरेक्ट रिपेयर, जब टीचर सीधा एरर करेक्ट करता है, मतलब खुद से ही डायरेक्टली उसे करेक्ट कर देगा। जैसे कि एग्जाम्पल लें हम, ही गो टू स्कूल, किसी बच्चे ने रिस्पॉन्स करा तो टीचर ने बोला नो, ये गलत है,
ही गोज टू स्कूल, ये सही आंसर हुआ। तो यहाँ क्या हुआ, टीचर ने खुद ही एरर करेक्ट कर दिया। दूसरा है इनडायरेक्ट रिपेयर। जब टीचर हिंट देता है बच्चे को, जैसे मान लीजिए इसी सेम एग्जाम्पल में टीचर ने ही बोल दिया, ही एंड क्वेश्चन मार्क, यानी कि आगे अब तुम बताओ, ये ही गो टू स्कूल के बाद उसने ही बोल के जो है वो बच्चे को हिंट देने की कोशिश करी कि ये गलत है। तो बच्चा क्या करेगा, फिर से कोशिश करेगा और दूसरा रिस्पॉन्स देगा। तो ये हुआ इनडायरेक्ट रिपेयर। रिपेयर जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। सबसे पहले है फॉर्म फोकस्ड रिपेयर। जब टीचर ग्रामर या लैंग्वेज को करेक्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, और टीचर इसमें बोलता है आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो यहाँ पे क्या हुआ, टीचर ने ग्रामर या लैंग्वेज को करेक्ट करा। नेक्स्ट है कंटेंट फोकस रिपेयर। इसका मतलब है जब टीचर सिर्फ मैसेज पे फोकस करता है, ग्रामर इग्नोर कर देता है। जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने बोला आई गो ग्रैंडमा हाउस, तो यहाँ पे टीचर ने उसे करेक्ट नहीं करा बल्कि एक और क्वेश्चन पुट कर दिया, व्हाट डू यू डू देयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटेंट फोकस रिपेयर हो रहा है। अब इसका की आइडिया ये है कि अगर ग्रामर टास्क हो तो डायरेक्ट या फिर फॉर्म बेस्ड रिपेयर हमें यूज करना चाहिए, और डिस्कशन हो तो कंटेंट फोकस रिपेयर यूज करना चाहिए। उससे क्या होता है, उससे फ्लुएंसी प्रमोट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मॉडिफाइंग स्पीच फॉर लर्नर। टीचर्स को अपनी स्पीच को एडजस्ट करना चाहिए ताकि स्टूडेंट उनकी बात को इजीली समझ सके। क्यों जरूरी है स्पीच मॉडिफाई करना, ताकि स्टूडेंट बेटर फॉलो करें, करेक्ट लैंग्वेज इनपुट मिलता है इससे, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो और अंडरस्टैंडिंग जो है वो भी इम्प्रूव होता है। और टीचर कैसे अपनी स्पीच को मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब क्या क्या वेज है। सबसे पहले है सिंप्लीफाइड वोकैबुलरी, मतलब उनकी जो वोकैबुलरी है वो बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई होनी चाहिए, इजी वर्ड्स होने चाहिए जो स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग से मैच करे। सेंटेंसेस छोटे और सिंपल जो है उन्हें रखने चाहिए, यानी कि शॉर्ट सेंटेंसेस होने चाहिए और सिंपल सेंटेंस होने चाहिए। प्रोनाउंसिएशन जो है उनका क्लियर होना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को उनकी बात समझ में आए। जेस्चर और फेशियल एक्सप्रेशन जो है उन्हें यूज करने चाहिए अपनी किसी भी बात को कन्वे करने के लिए। अब बात कर लेते हैं कुछ स्ट्रैटेजीज की। सबसे पहले है रिपीटिशन, यानी कि रिपीट करके कंफर्म करना। इसका यूज तब होता है जब टीचर स्टूडेंट की बात रिपीट करता है ताकि कंफर्म हो जाए कि सही सुना है या फिर सही समझा है। अगर हम इसे एग्जाम्पल से देखें तो सपोज स्टूडेंट ने बोला आई गो टू सुपरमार्केट, और टीचर उससे पूछता है डिड यू से सुपरमार्केट और मार्केट। यहाँ टीचर रिपीट करके स्टूडेंट का जो आंसर है वो क्लियर कर रहा है। रिपीटिशन से टीचर को कंफर्म होता है और स्टूडेंट को अपना आंसर दोबारा सोचने का चांस मिलता है कि कहीं वो गलती तो नहीं कर रहे। उसके बाद है क्लैरिफिकेशन, जब बात क्लियर ना हो तो फिर से उसे पूछना। अगर स्टूडेंट कुछ ऐसा बोले जो थोड़ा सा अनक्लियर हो तो टीचर पोलाइटली पूछता है डू यू मीन, राइट, या फिर ये पूछ सकता है कैन यू एक्सप्लेन दैट। तो यहाँ पे क्या हुआ, टीचर जो है वो फिर से उसे बोल रहा है ताकि वो ढंग से अपनी बात को एक्सप्लेन कर सके। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो मान लीजिए स्टूडेंट कहता है आई लाइक दैट थिंग इन मॉल, तो टीचर कहता है विच थिंग, डू यू मीन द टॉय शॉप। तो क्लैरिफिकेशन से स्टूडेंट अपने थॉट्स को बेटर एक्सप्रेस करना सीखते हैं और कंफ्यूजन जो है वो दूर होती है। देन उसके बाद है रीफॉर्मुलेशन, स्टूडेंट की बात को बेटर इंग्लिश में दोबारा बोलना। इसका मतलब होता है स्टूडेंट के सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट और क्लियर वर्जन में दोबारा बोलना। जैसे कि एग्जाम्पल देखें तो स्टूडेंट बोलता है शी गो स्कूल एवरी डे, और टीचर बोलते हैं आह नो, शी गोज टू स्कूल एवरी डे। तो यहाँ क्या हुआ, स्टूडेंट ने जो सेंटेंस बोला है वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट था, तो टीचर ने उसे ग्रामेटिकली करेक्ट करा और उसका क्लियर वर्जन जो है वो दोबारा बोला। रीफॉर्मुलेशन एक सटल वे है गलती इंप्रूव करने का, बिना स्टूडेंट को ऑकवर्ड फील कराए। इससे वो नेचुरली करेक्ट फॉर्म जो है वो सुनकर सीखता है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान देने की, टीचर को स्टूडेंट से ही सेंटेंस इंप्रूव करवाना चाहिए। अगर टीचर खुद ही सब कुछ कंप्लीट करके देगा तो स्टूडेंट की जो प्रैक्टिस है वो कम हो जाती है और उन्हें क्रिटिकल थिंकिंग का मौका भी कम मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्काफ फोल्डिंग। स्काफ फोल्डिंग का मतलब होता है टीचर का सपोर्ट देना, यानी कि टीचर क्लास में स्टूडेंट को सपोर्ट देते हैं ताकि स्टूडेंट्स अपनी बात को बेटर एक्सप्रेस कर सके। अब किस किस तरीके से वो एक बच्चे को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ बात हो रही है टाइप्स ऑफ स्काफ फोल्डिंग की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले तरीके की, रीफॉर्मुलेशन। स्टूडेंट की लाइन को बेटर ग्रामर में बोलना। मान लीजिए स्टूडेंट ने बोला ही कम स्कूल, फिर टीचर उसे करेक्ट करता है
ही कम्स टू स्कूल। तो स्टूडेंट की लाइन को यहाँ पे बेटर ग्रामेटिकल वे में बोला गया है। उसके बाद है मॉडलिंग, करेक्ट वे में सेंटेंस दिखाना, जैसे कि प्रोनाउंसिएशन या फिर सेंटेंस का स्ट्रक्चर। देन उसके बाद है एक्सटेंशन, स्टूडेंट के आंसर में एक्स्ट्रा डिटेल ऐड ऑन करना। मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने बोला क्लास में, समर वेकेशन के बाद वो लोग स्कूल में आए और उन्होंने ये बोला, माय फ्रेंड लाइक मूवीज। अब वो अपने फ्रेंड के साथ मूवी देखने गया होगा या फिर जो भी है, तो उसने ये बोल दिया माय फ्रेंड लाइक मूवीज। तो टीचर ने बोला, योर फ्रेंड लाइक्स मूवीज, व्हाट काइंड ऑफ मूवीज। अब यहाँ पे क्या हुआ, टीचर ने ऐसा क्वेश्चन पूछा कि स्टूडेंट जो है इसमें एक्स्ट्रा डिटेल को भी ऐड ऑन करेगा, तो ये हुआ एक्सटेंशन। अब क्या क्या बेनिफिट है इसके, स्टूडेंट का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है इससे, उनकी जो एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव होती है और वो अपने आइडियाज को बेटर एक्सप्रेस कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नेगोशिएटेड इंटरेक्शन। इसका मतलब होता है ऐसी क्लासरूम कॉन्वर्सेशन जहाँ टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलकर एक इंटरेक्शन को बिल्ड करते हैं। ये एक को कंस्ट्रक्टेड इंटरेक्शन होता है, मतलब यहाँ पे जो दोनों साइड्स है यानी कि टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। अब बात करते हैं टॉक मैनेजमेंट की। नॉर्मली क्लासरूम में IRF पैटर्न फॉलो होता है। IRF का मतलब हमने पढ़ा था, आई का मतलब इनिशिएशन यानी कि जब टीचर क्वेश्चन पूछता है, आर का मतलब रिस्पॉन्स, स्टूडेंट आंसर करता है, और एफ का मतलब फीडबैक यानी कि टीचर जो है उनके आंसर पे कमेंट देता है। तो नॉर्मली क्लासरूम में यही पैटर्न फॉलो होता है जहाँ टीचर सब कुछ अपने कंट्रोल में रखते हैं, लेकिन नेगोशिएटेड इंटरेक्शन में टीचर स्टूडेंट को इंकरेज करता है कि वो अपने आइडियाज को, अपने ओपिनियंस को या फिर अपने थॉट्स को फ्रीली शेयर कर सके। अगर हम इसे एग्जाम्पल से समझें तो टीचर ने क्वेश्चन करा, डू यू बिलीव इन घोस्ट। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट ने आंसर करा, नॉट रियली। फिर टीचर ने पूछा, व्हाई नॉट, टेल अस मोर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो इंकरेज कर रहा है बच्चों को अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को शेयर करने में। तो अगर यहाँ आप देखें तो एक सिंपल यस नो आंसर को टीचर ने एक बहुत ही मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन में चेंज कर दिया है। देन उसके बाद है टॉपिक मैनेजमेंट। अगर हम स्टूडेंट को टॉपिक चूज करने का चांस देते हैं तो वो ज़्यादा इंगेज फील करता है, क्योंकि जिस टॉपिक पे वो कॉन्फिडेंट होगा उसी के बारे में वो बात करेगा। जैसे एग्जाम्पल से स्टूडेंट बोलता है, आई लव कार्टून्स। तो टीचर बोलते हैं, ग्रेट, लेट्स ऑल टॉक अबाउट आवर फेवरेट कार्टून शो। अब इससे लैंग्वेज का यूज भी इम्प्रूव होता है और रिस्पॉन्सेज भी नेचुरली लॉन्गर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्लासरूम इंटरेक्शन कॉम्पिटेंस, CIC। CIC का मतलब है क्लासरूम में जो भी इंटरेक्शन हो रहा है टीचर और स्टूडेंट के बीच, उसे लर्निंग के सपोर्ट के लिए इफेक्टिवली यूज करना। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए टीचर को नाउन टॉपिक पढ़ाना है, तो रैंडमली क्लास में बात चल रही है किसी भी थीम के बारे में या फिर एनिमल्स के बारे में या फिर पर्सन्स के बारे में, या फिर आप रैंडमली बच्चे जो हैं अपने बेस्ट फ्रेंड्स का नाम बता रहे हैं क्लास में कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है या वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो वहां पे वो किसी पर्सन की आइडेंटिटी यानी कि उसके नाम के बारे में बता रहे हैं। तो टीचर क्या करेगा, उसी नेम को, या फिर एनिमल्स के बारे में बात चल रही है तो उस टॉपिक को, या फिर किसी थिंग के बारे में बात चल रही है तो उस टॉपिक को अपनी लर्निंग से यानी कि जो नाउन वो कंसेप्ट पढ़ाने वाला है उसके साथ जोड़कर इफेक्टिवली यूज करके बच्चों को एक कंटेंट प्रोवाइड करेगा। ये सिर्फ फ्लुएंसी या फिर एक्यूरेसी का मैटर नहीं है। CIC का फोकस होता है लर्निंग ओरिएंटेड कॉन्वर्सेशन क्रिएट करना। अब यहाँ पे क्या हो रही है, जैसे कि हमने नाउन का एग्जाम्पल लिया, तो लर्निंग ओरिएंटेड कॉन्वर्सेशन हो रही है ना, बच्चों से क्या डिस्कशन कराया जा रहा है, उसी चीज के बारे में डिस्कशन कराया जा रहा है जो आप टॉपिक में पढ़ने वाले हो। तो यही होगी आपकी लर्निंग ओरिएंटेड कॉन्वर्सेशन। देन इसके कुछ की फीचर्स हैं, जैसे कि पर्पसफुल लैंग्वेज। टीचर को ऐसी लैंग्वेज यूज करनी चाहिए जो लेसन के गोल के अकॉर्डिंग हो, मतलब वो रैंडमली बोलने की बजाय, रैंडमली किसी भी टॉपिक पे बोलने की बजाय उन्हें फोकस्ड कम्युनिकेशन का यूज करना चाहिए। देन उसके बाद है इंटरैक्शनल स्पेस। स्टूडेंट को बोलने का प्रॉपर स्पेस मिलता है इसमें, वो फ्रीली अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आइडियाज रख सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देन उसके बाद बात करते हैं डेवलपिंग CIC, हम कैसे क्लासरूम इंटरेक्शनल कॉन्फिडेंस को डेवलप कर सकते हैं। इसमें आपका आ गया, हम सपोर्ट यूज करके या फिर स्काफ फोल्डिंग जैसे हमने पहले भी बात की थी उसका यूज करके कर सकते हैं। जैसे कि टीचर स्टूडेंट के रिस्पॉन्सेज को शेप करता है, उन्हें हेल्प करता है बेटर एक्सप्रेस करने में, जैसे कि करेक्ट फॉर्म रिपीट करना, क्वेश्चंस दोबारा पूछना, या फिर जो सेंटेंसेस है उन्हें
इम्प्रूव करना। तो यही हो गया आपका सपोर्ट या फिर स्काफ फोल्डिंग। उसके बाद एक और तरीका हो सकता है जिसे हम बोलेंगे इफेक्टिव क्वेश्चनिंग। टीचर स्मार्ट क्वेश्चन पूछता है, उन्हें एडजस्ट करता है और जरूरत पड़े तो क्लैरिफाई करता है ताकि स्टूडेंट अच्छे से इन्वॉल्व हो सके उस इंटरेक्शन में। तो सीआईसी का मतलब है एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना जहाँ टीचर और स्टूडेंट्स मिलकर क्लासरूम टॉक को लर्निंग के लिए यूज करें, नॉट जस्ट टू कंप्लीट द सिलेबस। अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। नाउ कम टू द कंक्लूजन। इस यूनिट में हमने देखा कि क्लासरूम लर्निंग तभी स्ट्रांग होती है जब इंटरेक्शन मीनिंगफुल होता है। सिर्फ टीचर बोलता रहे और स्टूडेंट सुनते रहे, ये अप्रोच इफेक्टिव नहीं होती। IRF पैटर्न हेल्पफुल है लेकिन लिमिटेड भी है, क्योंकि इसमें मोस्टली टीचर ही बोलता है और स्टूडेंट को कम अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को फ्रीली एक्सप्रेस करने की। इस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए टीचर्स को चाहिए कि वो मीनिंगफुल और ओपन क्वेश्चंस पूछें, स्टूडेंट्स को सोचने के लिए वेट टाइम दें, हर रिस्पॉन्स को रिपीट करना अवॉइड करें, मतलब एको जो है वो कम करें, और स्टूडेंट्स को भी एक्टिवली कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व करें। नेगोशिएटेड इंटरेक्शन का यूज करके क्लास डिस्कशन को ज्यादा इंगेजिंग और लर्नर फ्रेंडली बनाया जा सकता है। CIC यानी कि क्लासरूम इंटरेक्शनल कॉम्पिटेंस डेवलप करना जरूरी है ताकि टीचर क्लासरूम डिस्कोर्स को स्किलफुली मैनेज कर सके। फोकस सिर्फ करेक्ट आंसर देने पे नहीं, बल्कि मीनिंगफुल कम्युनिकेशन बनाने पे भी होना चाहिए। जब स्टूडेंट्स को टॉपिक चूज करने और अपना ओपिनियन देने का मौका मिलता है तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और लर्निंग naturally improve होती है। So that's all for today's video. I have now completed Unit 2, the classroom as a discourse space from Block 2 of the book BEGS 185 English Language Teaching. If you have not watched Unit 1 of this block yet, the link is in the description below. Do check it out. I have also shared the PDF notes of this unit on my Telegram channel. The link to join is also in the description. If you found this video helpful, don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And make sure to hit the bell icon so you never miss any update. I'll see you in the next video with another interesting topic. Till then, stay tuned, keep learning, and keep growing. Thanks for watching. Bye bye.